आसरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सानिया मच शुहदा की तदफीन हो गई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ताजियत के लिए भी आ गए। जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि खान साहब ने अपनी जिद मनवाई और उसके बाद ही कोयटा आए हैं। सियासत किसने की है इसके ऊपर, गवर्नमेंट ने की या अपोजिशन ने की? तकरीबन 6 दिन के बाद मुज़ाकरात भी कामयाब हुए और इस मुज़ाकरात की कामयाबी में वहां के वजीर आला, वुज़रा सब लगे हुए थे। एक साजिश, जरूर साजिश है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वजीर आजम की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे बढ़ें, अपनी अना को एक साइड रख के। जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही थी कि ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेलर हैं, जब ये मुज़ाकरात हुए, कोई एक भी मुतालबा मुझे बताएं जिसमें ब्लैकमेलिंग थी? कहीं भी आपको ब्लैकमेलिंग नहीं। क्या हजारा बरादरी के लोग इस गवर्नमेंट को, रियासत को ब्लैकमेल कर सकते हैं जो अपने शुहदा को रखकर एहतजाज कर रहे थे? जो हमें तारीख बता रही है 2000 शुहदा हैं उनके, क्या वो ब्लैकमेल कर रहे थे हुकूमत को? जिस तरह खान साहब ने एक और क्लैरिटी भी दी है कि मैंने ब्लैकमेलिंग उन शुहदा के जितने भी लवाकिन थे उनके लिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पीडीएम कयादत के लिए यह इस्तेमाल किया है। यह भी उन्होंने क्लैरिटी दी है आज। और उसी के साथ इस दहशतगर्दी को कैसे रोका जाए, किस तरह सारी अपोजिशन, गवर्नमेंट मिलके, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क के अंदर जो हालात हैं, आज फिर नून लीग ने कहा पीडीएम के साथ मिलके बाय इलेक्शन हम लड़ेंगे। इसी के साथ अपने इंस्टीट्यूट में दावत दिया मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ मोहतरम जनाब एहसन जुबैर साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, यूथ के प्रेसिडेंट हैं सिंध के नून लीग के। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर जी, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अपनी जिद मनवाने के बाद कोयटा पहुंचे, मुज़ाकरात हुए, कामयाब हुए, तदफीन हुई, सब कुछ हो गया। क्या कहेंगे? कहना क्या है, एक तो मैं जो वाकया हुआ इसकी बहुत ही दर्दनाक था और एक ऐसा वाकया था कि जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। और इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें, आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी आपने देखा है हमारी फोर्सेस पे हमले होते हैं, पुलिस पे होते हैं, और जो निहत्ती आवाम है उस पर ये दहशतगर्द बुज़दिलाना हमले करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हज़ारा बरादरी पे बहुत बड़ा जुल्म है। और हज़ारा बरादरी पे तो पिछले 15-20 साल से पूरी हिस्ट्री रही है, और मैं कहूँगा जिसकी भी गवर्नमेंट हो, लेकिन अब आप 2-2.5 साल में देखें तो ये उस तरह से हमले नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी इस हमले को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो उनकी तकलीफ है, जो उनका गम है, उसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। और इमरान खान साहब ने जो ब्लैकमेलिंग का वर्ड इस्तेमाल किया, वो शरपसंद अनासर पे किया। वो लोग जो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो लाशों की सियासत करना चाह रहे थे, उनके लिए किया। जो बेचारे मुतासरीन थे, जिनके अपने बिछड़ गए, जो शहीद हो गए, उनको तो उस वक्त होश ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो तो अपने प्यारों की लाशें लेके रोड पे बैठे हुए थे। आपने देखा अली जैदी हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने, जुल्फी बुखारी ने, ओवरऑल सब ने एक, शेख रशीद ने एक रोल प्ले करने की कोशिश की। और मैं अली जैदी को उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, दूसरे फेडरल मिनिस्टर्स को भी। उन्होंने बड़े खुश उसलूबी से मामलात को लेके वो हुए। लोग गवर्नमेंट को भी उकसाते रहे कि ये क्या है, ये क्यों बैठे हुए हैं, क्या है क्या नहीं है, जिस मुख्तलिफ किस्म के बयान अगर आप फेसबुक पे देखें, ओवरऑल देखें। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत तहम्मुल मिजाजी से उन्हें कहा मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, मैं आपके हर अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुतालबा पहले दिन से मान लिया गया था, मुतालबात सारे मान लिए गए थे। उनका जो एक मुतालबा था कि जिसमें खान साहब वहां जाएं, खान साहब ने कहा मैं करूंगा, ये गम मेरा भी गम है, सब कुछ है, लेकिन एक आप तदफीन करें मैं आऊंगा, खान साहब ने ये कहा था, आप करें मैं आऊंगा।
इस तरह नहीं होता। देखिए एक चीज है, देखिए मैं अभी ना इसको किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल आप नहीं करें। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, नाजरीन के लिए भी बहुत जरूरी है सर, ये खान साहब के अल्फाज हैं, मेरे अपने अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ ना ये किस तरीके से क्या है। देखें मुतनाज़ा उस कराची स्टेटमेंट ने देखें अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कत्ल गारत बहुत हुई है, दहशतगर्दी बहुत हुई है। सर उस दौर में देख लें, के दौर में ज्यादा था, पीपल्स पार्टी के दौर में ज्यादा था सर, उस दौर में ऑपरेशन ज्यादा हुए सर, ये लोग जाते थे सर, उनके साथ बात करते थे सर, बैठते थे सर, अना का मसला नहीं बनाते सर। इस जो दहशतगर्दी हुई ये कोई फख्र से कहने की बात नहीं है कि इनके दौर में ज्यादा हुई। मैं तो कहता हूँ मेरे मुल्क में चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, मेरे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक इंसान की कत्ल, इंसान तो दूर की बात है, एक जानवर का भी हिफाजत जो कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है होनी चाहिए। और आप क्या समझते हैं स्टेट, हमारे सिक्योरिटी इदारे ये अपनी कोशिशें नहीं कर रहे, अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। अभी आपने देखा बलूचिस्तान का जो वाकया देखिए, उससे 15 हमारे सोल्जर्स ने अपनी जानों का नजराना दिया। उससे पहले सैकड़ों ऐसे वाकयात हो चुके हैं। ये वॉर स्टेट है ना, आपको पता है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान का बॉर्डर लगता है, ऊपर से आपको पता है इसराइल, इंडिया जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि एक खास एक दो फिरकों को आपस में लड़ाया जाए। मैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ इस चीज से ये डिफ्यूज हुआ, और हमारे मुल्क के लिए सलामती के लिए बहुत जरूरी है। इस पर पॉइंट स्कोरिंग बनती नहीं है। ठीक है एहसन साहब, खान साहब ने यह भी क्लियर किया कि ये मैंने पीडीएम के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए जो किया था, जो अल्फाज इस्तेमाल किया था पीडीएम के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। क्या कहेंगे? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब थैंक यू, आपने होस्ट किया, मुझे बुलाया अपने शो में। मीर साहब, ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ खान साहब ने कल परसों मेरे ख्याल में इस्तेमाल किया है, और 6 दिन का ये वाकया धरना था जो इन्होंने हज़ारे वालों ने किया हुआ था। हम कल जब खान साहब ने ये पीडीएम का मेरे ख्याल में आज बताया है, क्लैरिटी दी है कि मैंने ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए थे हज़ारे वालों के लिए और मैंने पीडीएम के लिए किए थे। 3 दिन तक तो पीडीएम का एक फर्द भी उनके पास, शोधा के पास या उनकी फैमिलीज के पास या किसी का टेलीफोन पे राब्ता, किसी किस्म का कोई चीज नहीं हुई थी। 3 दिन तक तो हम लोग खामोश थे। पीडीएम ने फैसला तब किया इसके अंदर इंटरवीन करने का जब हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो नहीं रहा। गवर्नमेंट की तरफ से उनका मुतालबा है कि वजीर आजम यहाँ आए, हमारे साथ बैठें, हमारा मुतालबा सुने, वो नहीं वहां गए। उसके बाद अच्छा, उन्होंने उसके बीच में तस्वीरें आ रही हैं कि वो खुले गार्डन में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े घरों में बैठे हुए हैं, टर्किश ड्रामे वालों से मिल रहे हैं। तो क्या आप मैसेज दे रहे हैं? आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो हमने तो पूरी जो कैलकुलेशन हमारी पूरी पार्टी ने और हमने सब ने बैठ के मिलके एक थिंक की, तो हमें तो ये लगा कि शायद इनकी जो एहलियां हैं उन्होंने इनको कहा है कि किसी की फौदगी पे आपने नहीं जाना। जो शख्स नईमुल हक साहब के जनाजे पे नहीं आए, उनकी फैमिली को वजीर आजम हाउस बुलाया। नईमुल हक साहब पहले फर्द थे पीटीआई के अंदर, फाउंडिंग मेंबर। तो इतने पुराने दोस्त के यहां जो नहीं गया, वो अब ऐसे किसी के लिए कौन जाएगा? आप मुझे बताएं। सर कह रहे हैं आप सियासत कर रहे थे, इसको एक्सप्लॉइट। मैं कह रहा हूं ना आपको, हमने सियासत 4 दिन बाद शुरू की है। अगर हमने सियासत की है तो हमने 4 दिन बाद शुरू की है। हमें आपने वो ग्राउंड फील्ड खाली छोड़ा क्यों कि हम आके उसमें सियासत करें? आप पहले दिन चले जाते, मामला खत्म हो जाते। ठीक है सर, कह रहे हैं कि हमने तो शुरू से तो सियासत की नहीं, हम तो गए ही नहीं, जिस तरह कह रहे हैं ऐसा। मेरा ख्याल है पहले दिन से ही नून लीग सियासत कर रही है। नून लीग तो क्या, जितनी सियासी जमातें हैं वो सारी मिल चुकी हैं और उनका एजेंडा आपको पता है क्या है। अभी उनके वैसे ही वो गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। जलसों के बाद तहरीक तो चल रही है सर। कौन सी तहरीक, कैसी तहरीक, मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। ये कैसी तहरीक है? दूसरा इन्होंने कहा कि उनकी मोहतरमा ने कहा होगा, ये भी एक शोशा है जो कि एक छोड़ा जा रहा है। मेरा ख्याल है फैमिलीज को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। और खान साहब ने जितने जनाजे अटेंड किए, मैं अपने मोहतरम भाई को बता भी दूंगा कि उन्होंने कितने जनाजे अटेंड किए। हाँ, उसकी वीडियो बना के उसको वायरल नहीं की तो शायद ये वजह नहीं। आफ्टर एज वजीर आजम साहब को जितना उन्होंने दिया, जिस तरह क़यादत ने उनको खराज तहसीन पेश किया, वो हमारे सीनियर रहनुमा थे, फाउंडिंग मेंबर थे, और जो उनकी इज्जत और एहतराम इस वक्त भी खान साहब समझ लें, खान साहब के वो
मैं तो ये समझता था उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, और आज तक उनकी कमी महसूस होती है, और वो कमी पूरी होगी। जनाजे में नहीं गए, जनाजे में नहीं गए थे। देखिए, वो मुझे पता है, उनका जनाजा अटेंड नहीं किया, मैं उनके जनाजे का बंदोबस्त मैंने किया था, मुझे पता है, डिफेंस में हुआ था, मैंने सारा का सारा अरेंजमेंट किया था, मेरे सारे लोग थे, सब मौजूद थे। उसके बाद उनका स्वयं वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा गया। लेकिन जवाब जनाजे में तो देखिए नहीं गए थे आप। इसको मैं सवाल सर, मैंने आपसे कहा भी नहीं जनाजे। वेरी सिंपल। मेरे मोहतरम भाई, मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो मेरे करीब थे, उनकी डेथ हो गई। अगर मैं एक दो के जनाजों पे नहीं जा सका सर, ये मैं शहर से बाहर था, ये दोस्ती अलग, नहीं, ये ताल्लुक अलग। इसको आप सियासत से नहीं, ये कुछ चीजें नहीं है। उनके घर वाले मुतमईन हैं, सियासत अच्छी चीज है घर वाले इम्तियाज भाई, जहाज अपने, हेलीकॉप्टर अपने, हर दुनिया की सहूलत है, वजीर आजम आपके पास है। जहाज उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते ना जैसे नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते थे। इस तरीके से लोगों को लेके जा रहे हैं, 50 साल पुराने दोस्त, आपके 50 साल पुराने दोस्त, वो ये आप स्वयं पे आ जाए। ब्रेक का टाइम ना, ये लोगों की पब्लिक का इशू है, ये इशू ही नहीं है। इस पे आप पे टीवी का भी टाइम जाया कर रहे हैं। आना तो चाहिए सर, नहीं, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, और वो गए थे। सियासत में पर्सनल मैटर नहीं होता सर। नहीं, देखिए, सियासत में पर्सनल मैटर। देखिए मेरी बात सुने, वो आए नहीं आए, जितनी इज्जत और एहतराम नईमुल हक साहब को दिया गया उनकी जिंदगी में भी और बाद में भी, मैं नहीं समझता हमारी पार्टी में किसी को दिया गया। सर, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। पीडीएम की तहरीक है, आप कह रहे हैं कि डिफ्यूज हो गई है, हवा निकल गई है, पीडीएम की तहरीक है। ब्रेक के बाद आते हैं, इसको यहीं से। वेलकम बैक सर जी। तहरीक में दम नहीं है हसन इकबाल साहब, एक कंफ्यूजन थी कि इस्तीफा हो नहीं हो, पीपल्स पार्टी इक्तदार से जाएगी नहीं, उसका स्टेक ज्यादा है, कह रहे हैं दम नहीं है तहरीक, कहां इस्तीफा हम देंगे, कहां जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे ही हम 5 साल पूरे करके, जिस तरह हसन इकबाल साहब ने फिर कहा है, अगर खान साहब ने 5 साल पूरे किए तो वजारत उज़्मा का कोई उम्मीदवार बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। क्या कहें? आपको लगता है कि मुल्क के हालात ऐसे रहेंगे अगले 2.5 साल के बाद कि आप भी उस कुर्सी पे आना चाहेंगे? आप मुझे बताएं कि जो खुद खान साहब ने तस्लीम किया है कि अब वक्त आ गया है कि हम काम करना शुरू करें, तो 2.5 साल तो उन्होंने ज़ाया किए ना। कैबिनेट की मीटिंग में नवाज शरीफ, सिक्योरिटी की मीटिंग में नवाज शरीफ, कहीं भी कैजुअल जगह बैठे वहां नवाज शरीफ, और कोई 2.5 साल काम ही नहीं किया। तो वो 2.5 साल अगर मेहनत कर लेते काम करने पे, तो हो सकता है मुल्क के आज हालात अच्छे होते, हो सकता है आज आटा सस्ता होता, हो सकता है चीनी सस्ती होती। सर, मेरे साथ मोहतरम जन रिटायर मोइनुद्दीन हैदर, साबिक गवर्नर सिंध। जन साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। क्या जन साहब, थैंक यू वेरी मच सर। सर, जिस तरह के हालात हैं, सियासी मुआशी सूरत हाल आपके सामने, जो मच का इंसिडेंट है सर आपके सामने, किस तरह रोका जा सकता है ऐसे वाकयात जो हो रहे हैं सर, क्या कहेंगे जनरल साहब? जी हाँ, देखिए, ये चंद साल पहले बहुत इस पर मजबूत फैसला सियासी हुआ था। इसमें सियासी अज़म जो था वो दिखाया गया था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ भी हो, इनको हमने पाकिस्तान के सॉइल से उखाड़ के फेंकना है सर। और फिर आपको पता है ऑपरेशन अजम और क्या क्या चले, और उसके बाद काफी अमन कायम हो गया था। इस वक्त जो है वो छोटे मोटे इंटरनल बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं, और इसकी तरफ से थोड़ा सा मेरे ख्याल में जितने फोकस चाहिए, तवज्जो वो हट गई है। तो फिर से बलूचिस्तान के अंदर खसूसन सिब्बी में वाक़या हुआ, तुरबत के पास वाक़या हुआ, अब ये मच में हो गया। तो यहाँ पर दुश्मनों के एजेंट फिर रहे हैं, उनको खरीदा हुआ है और वो यहाँ गड़बड़ फैला रहे हैं। मेरे ख्याल में दोबारा से हमको सर जोड़ के बहुत सख्ती से इसके पीछे जो है वो जाना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है ताकि सीपैक भी कामयाब हो और बलूचिस्तान जो हमारा फ्यूचर सूबा है, जो पाकिस्तान के लिए मादनियात और गैस और गवादर की वजह से बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें अमन कायम करना उतना ही जरूरी है जितना कराची और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में। सर, नेशनल एक्शन प्लान बना था, आपको पता है, दहशतगर्दों की हमने कमर तोड़ दी थी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में क्या रुकावट है सर? नहीं, वो तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था ना, वो तो उनसे इलाके रिकवर करने थे, जो इलाके चले गए थे दहशतगर्दों के कंट्रोल में, और पाकिस्तान की स्टेट की रिट खत्म हो गई थी वहां। साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, सवात, ये सब इलाके वापस लिए गए हैं, वापस पाकिस्तान हुकूमत की रिट कायम की। वो तो बहुत बड़े ऑपरेशन थे, लेकिन अब उन्होंने कहा चूंकि मेन जोर टूट गया है
तो अब ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो खड़े किए गए हर सूबे में, ये लोग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते रहेंगे छोटे मोटे। अभी सरगोदा में सीटीडी ने 7 दहशतगर्द पकड़े हैं, सही। जिनको यही मिला हुआ था कि वो शिया और सुन्नी उलमा को मारेंगे ताकि आपस में इनकी जंग शुरू हो जाए, आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। तो काम उस पर हो रहा है, लेकिन अब इस पे मेरा ख्याल से मच के साले के बाद इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो और स्ट्रेस हो जाएगी इन लोगों के पीछे मजबूती के साथ जाने के लिए। सर जन साहब, आप गवर्नर रहे सिंध के, बड़े इफेक्टिव, बड़े एक जबरदस्त गवर्नर रहे सर। पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल होता है। 6 दिन लाशें रखकर एहतजाज हो रहा था। सियासी लीडरशिप को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। ये 6 दिन से जो एक हंगामा था एहतजाज से, लीडरशिप नजर नहीं आई सर। लीडरशिप तो नजर आई। वहां पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट पहुंची, फिर वहां पर शेख रशीद साहब पहुंचे, वहां पर जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर पहुंचे, वहां पर और भी लोग पहुंचे। तो मतलब ये बात नहीं, वो तो उससे मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन ये शर्त सुना है कि जो लवाहिकीन थे वो तो तैयार थे दफनाने के लिए, सही। लेकिन जो उनके मुंतजमीन और दूसरे लोग थे वो कहते नहीं, अपने मनवाने के लिए बहुत सारी चीजें, डिमांडों की लंबी लिस्ट बनाने के लिए आप बैठे रहे लाशों को लेकर। हालांकि मुसलमान को हुक्म यह है कि अल्लाह ने जो बॉडी है उसकी जल्द से जल्द जो है उसको दफन किया जाए, तो वो बैठे हुए थे लेकर। अब ये जो कहना कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम दफन करेंगे, तो कल को और जगह कहीं पर खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया पेश हो जाए, तो ये तो मुनासिब नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम आपका मसला समझ गए, आपकी मदद करेंगे, माली भी करेंगे, हर लिहाज से करेंगे, आपकी सिक्योरिटी भी ठीक करेंगे। मैंने मिनिस्टर अपने फेडरल भेजे हैं और फिर उन्होंने यही कहा कि आप ये ना मुझ पर जरूर कहेंगे पहले आप आए। उन्होंने कहा आप दफन करे, मैं आ जाऊंगा। ये हुआ, दफन किए, वो पहुंच गए, उनके सर पे हाथ रखा और कहा आपके मसले हल करेंगे। सही। सर जो ब्लैकमेलिंग के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी। जी हाँ, अब वो तो यही कह रहे हैं ना कि उनको शिबली फराज साहब तो कहते हैं कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है अपोजिशन पार्टीज के लिए, जो उनके ख्याल से मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, मतलब उनके ख्याल से। तो उन्होंने तो ये इसका स्टेटमेंट दिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मुझको क्यों फोर्स करते हैं, कल को कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आता है, हर कोई बोले जी प्राइम मिनिस्टर साहब पहले आ जाएं। अब ये जब ये मॉडल टाउन का वाकया पेश आया हुआ था, तो वहां तो मरीम नवाज या नवाज शरीफ या कोई नहीं गया था, जिन्होंने 14 आदमी मार दिए थे गोलियों से, औरतें और आदमी। सही। सर इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, खान साहब वहां गए थे, उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब इस्तीफा दें, वो यहां आए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। खान साहब माजी में ये कहते आए हैं सर। बस यही बात है कि चूंकि आप लोगों ने टेलीविजन पर सब लोगों की तकरीरें पुरानी जो हैं वो महफूज कर रखी हैं, और जब भी कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो फिर आप आईना दिखा देते हैं। इसलिए सियासी लीडरों को चाहिए कि बड़े बुलंदबाज दावे ना करें, खसूसन तौर पर जब वो पावर में ना हो, क्योंकि जब पावर में आते हैं तो लोग फिर कहते हैं आपने तो ये कहा था। तो जब हुकूमत से बाहर हो तो कुछ और सोच होती है, जब हुकूमत में आते हैं तो मजबूरियां पता चलती हैं क्या है। जल साहब, तहरीक चल रही है पीडीएम की, हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने, 3 साल पूरे होने वाले हैं। जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा, मुआशी सियासी सूरत हाल आपके सामने, क्या होने जा रहा है? 5 साल पूरे करेगी ये गवर्नमेंट? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पूरे करेगी, और ये भी मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, माशी भी। और उम्मीद है कि अगर कोई अकल आ जाए हमारे सियासतदानों को कि जमहूरियत नाम है डायलॉग का, बैठ के मसले हल करने का, जो मुल्क में रिफॉर्म्स चाहिए, नए कवानीन चाहिए, चाहे वो इलेक्शंस के बारे में हो, मईशत के बारे में हो, असेंबली को इम्पोर्टेंस देने के बारे में हो, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात खत्म करने के बारे में हो, और सीरियस डिस्कशन जो है मुस्बत तरीके से हो असेंबली के फ्लोर पर, मसले हल करें। अगर थोड़ी मैच्योरिटी दिखा दें तो सियासी स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिर उसके पीछे पीछे चली आती है। लेकिन मैं ये बात बताऊं कि पाकिस्तान में पहली दफा 2 बड़े 3 बड़े डैम बनने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में पहली दफा किसी को ख्याल आया कि हमारे जंगलात सब काट काट के खत्म कर दिए गए हैं। वो काफी सालों से पाकिस्तान में जंगलात और दरख्त लगाए जा रहे हैं।
तो बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, और जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो भी बुरे नहीं है, एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की बढ़ रही है। और दूसरी बात ये, मैं मानता हूं कि महंगाई है, हम सबको परेशानी है महंगाई की, सही। कोरोना भी इसकी वजह तमाम दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में किसी चीज की तंगी नहीं है, मिल सब रही है चीजें। सही। थोड़ी महंगी है, मैं मानता हूँ, ये बात तो है, लेकिन बहुत से मुल्क में चीजें होती नहीं है। यहाँ तो फ्रूट भी है, सब कुछ है, बाकी कारोबार जिंदगी चल ही रहा है भाई। सही सर, डायलॉग तो हुकूमत शुरू करती, एक चीज अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपोजिशन की हो रही है, सबसे बड़ी दो चीजें हैं सर। जी हाँ, देखने में तो यही नजर आता है कि अपोजिशन के लोगों की ज्यादा हो रही है और बाकी जो हुकूमत में लोग हैं उनकी कम हो रही है। वो 2-3 मिसालें देते हैं, अलीम साहब की, सिफ्तान किस की, और कभी वो जो हमारे अभी नए रेलवे मिनिस्टर बने सवाती साहब की, कि वो देखिए उनको हमने ये किया था, वो किया था, फलाना हटाया। लेकिन बात यह है कि जो हो रही है साल से अपोजिशन की, उसका नतीजा खातिर खा नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यही है कि नैब को चाहिए कि वो इस स्पीड को तेज करे ताकि लोगों ने अगर दौलत लूटी है वो वापस आए। और ये बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस लाने के लिए कौम में कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो, सबकी हो, कोई एक्सेप्शन ना हो उसमें, और सबकी हो जिसने गलत काम किया है, और इंसाफ हो। बड़ी मेहरबानी। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड मुनीद्दीन हैदर साबिक गवर्नर सिंध, आप मेरे साथ हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, क्या हो रही है सबकी अकाउंटेबिलिटी आपको नजर आ रही है? हम मुझे बताएं। हमारी तो पहले दिन से डिमांड ये है, हम तो मना नहीं करते कि आप पकड़ धकड़ करें, आप जरूर करें। आपने हमजा शहबाज साहब वाला केस की जजमेंट जो आज आई है वो आपने सुनी होगी। तो क्या इस मुल्क में ये मजाक नहीं है कि आप 1.5 साल बाद इंसान को जज बुला के जी नैब को कहता है कि जी आपने किस वजह से बंदा पकड़ा हुआ है, आपके पास सबूत ही कोई नहीं है और आप इसका पेश करें सबूत, वरना हमें बंदा छोड़ना पड़ेगा। और हर बंदा इसी तरीके से छूटा है, हर ऑपोजिशन मेंबर इस तरीके से जो जेल में गया है वो छूटा है। ये कहते हैं जी नैब का रेवेन्यू जो है सबसे ज्यादा इस दफा है। ये क्यों नहीं बताते कि किसकी जेब से कितने पैसे निकाले हैं? एक्सपोज क्यों नहीं करते? नाम लेके बताएं कि इस इंसान ने इतने पैसे दिए थे जिसको इस वजह से फिर हमने छोड़ दिया। एक्सपोज भी तो करें ना। अगर इंसान ने चोरी की है, किस सेक्टर में चोरी की है, आवाम को, कौम को ये भी बताएं। सर 2-3 चीजें जनरल साहब ने बताई। एक तो महंगाई, जिस तरह आप भी मानते हैं, सभी कहते हैं। दूसरा अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आपके सामने, क्या कहेंगे? आप जो उन्होंने अच्छी बातें बताई हैं, वो भी अच्छी बातें कही। हाँ, उन्होंने कहा गवर्नमेंट टाइम पूरा करेगी सर। एक्सपोर्ट बेहतर हो गई है, ये आप जिक्र नहीं करेंगे। स्टॉक से अच्छी जा रही है, ये जिक्र नहीं करेंगे। रेमिटेंस 24% से ज्यादा बढ़ गई है इस साल, ये आप जिक्र नहीं करेंगे। ओवरऑल कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी आप देखें, इकोनॉमिकल कंडीशन देखें, वो मुतासिर हुई है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के साथ, और अभी कोरोना का 8वां मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर। आज सर्वे आया गैलप का कि पाकिस्तान ने सबसे अच्छी तरह इसका मुकाबला किया है। इसका जिक्र आप नहीं करेंगे। इसका जिक्र नहीं करेंगे कि खान साहब ने कहा कि आप लोग दफनाए और मैं पहुंचूंगा, और वज़ीर आज़म पहुंचे हैं। देखिए ये कंडीशनल था ना, मशरूत था ना। देखें उसकी वजह यह है कि खान साहब ने खुद फरमाया था कि खान साहब एक वज़ीर आज़म वालिद की तरह होता है। खान साहब वालिद की तरह ही है, तो वालिद की फिक्र है। जब वालिद औलाद हॉस्पिटल में गिरती है तो वालिद सबसे पहले पहुंचता है। वालिद साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर, लोग कहते हैं फला काम कर रहे थे, फला वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं तो रात तक वो अपना काम कर रहे हैं, 18 घंटे वो काम कर रहे हैं। कोई ये बोले आप ये काम क्यों कर रहे थे, ये करना चाहिए था। एक बंदा, 2 बंदा उनको गाइड नहीं कर सकता, उनकी पॉलिसी होती है। देखिए सानिया, मैंने तो कभी इनकार नहीं किया, बड़ा नहीं था। और रही बात इन्होंने जिक्र किया कि नहीं मुल्क के, उसमें तो मैं कहूंगा नवाज शरीफ साहब उन्होंने अपनी मां को भेज दिया, उनके जनाजे पे नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल थे, जनाजे पे नहीं आए, और उनके बेटे पोते नहीं आए। तो बताएं पोतों का रिश्ता, बेटे का रिश्ता करीब का है, वो है। अच्छा, रही बात आपकी ये कि इंशाल्लाह जिस तरह से जनरल साहब ने कहा, जनरल साहब तो क्या, यहां पर हर समझदार शऊर रखने वाला इंसान ये कहता है कि 5 साल खान साहब मुकम्मल करेंगे। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉलिसीज लेके जा रहे हैं, अभी आप ये देखें, आप लोग लंगर खाना का भी मजाक उड़ाते थे कुछ लोग ना, कुछ लोग क्या कहते हैं उसको,
आशियाना और ये शेल्टर होम का भी मजाक उड़ाते थे। आज पूरे मुल्क के अंदर शेल्टर होम हो। और रही बात, इन्होंने कितने क्या कहा, बंदों को मिला? इन्होंने मिल रहा है, हर जगह बनाते जा रहे हैं। बंदों के 50 लाख घर का वादा था, वो भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पौने 3 साल में कितने बंदों को मिला? इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। और पौने 3 साल में आप एक और चीज का जवाब दे दीजिएगा। 3 साल का वही तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। 2.5 साल कर लें, 2.5 साल भी नहीं हुए, आप 2.25 साल कर लें। अभी 2.5 साल। एक चीज का सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप अपनी बात कंप्लीट करते हुए जवाब दे दीजिएगा। एक भी नया मंसूबा जो लगाया हो, जो आपने जितनी इंडिकेटर्स बताए जो ऊपर चल रहे हैं, जनरल साहब ने जितने इंडिकेटर्स बताए जो ऊपर जा रहे हैं, उससे मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस स्टूडियो में नौकरी करने वाला जो 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला आदमी है, उसको किस तरीके से इस इंडिकेटर से फायदा मिला है, इस चीज का मुझे आप जवाब दे। अगर मैं पूरी बात करूं, आप भी बोलेंगे, नहीं आप बोले। मैं तो सवाल करके सबसे पहली चीज तो ये, खान साहब ने सरकारी नौकरियों का वादा नहीं किया था। खान साहब ने जो घर बनाने का कहा था प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या ओवरऑल, अभी आप देख लें जितने ज्यादा कर्जे गरीब आदमी को मिल रहे हैं घर बनाने के लिए नया पाकिस्तान स्कीम के तहत, और जो रियल एस्टेट बरादरी इस वक्त खुश है, ये आबाद चले जाएं, वहां जाके पूछ लें, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। जितनी इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो रही है, मेरा खुद ताल्लुक उससे है। इस वक्त लोगों के पास जगह ही नहीं है। सीमेंट की प्राइस ऊपर जा रही है, लोहे की ऊपर जा रही है। अब आप कहेंगे इनकी दौर में महंगा हो गया, डिमांड एंड सप्लाई का मसला आ गया है। और रही बात, इन्होंने बोला प्रोजेक्ट, तो डैम इनके सामने, डैम स्टार्ट हो चुका है। असल चीज होती है बोलना नहीं, काम। डैम स्टार्ट हो चुका है, रियल एस्टेट बरादरी वहां जा रही है, सही है, रेमिटेंस वो हो चुकी है, उसके अलावा एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस कभी भी इस तारीख में आप उठा लें, इतने ऊपर अभी इतने सालों में नहीं गई थी। आज फैसलाबाद के जिस टेक्सटाइल वाले को पकड़े, वो कहता मेरे पास तो 6 महीने टाइम ही नहीं है। सर गैस लोड शेडिंग है। देखिए गैस की लोड शेडिंग, अच्छा सुन लीजिएगा प्लीज, ये जो आप गैस की लोड शेडिंग की बात करते हैं ना, मैंने सवाल किया है छोटा सा, सुन लीजिएगा प्लीज। गैस हमारे मुल्क में इंडिकेटर्स आप देख लें, उसके अंदर यह था कि 2025 में इस मुल्क से गैस खत्म हो जाएगी। कोई प्लानिंग नहीं की पिछली हुकूमतों ने। ये गैस ऐसी चीज नहीं है कि मैं 2 साल का, इन्होंने एलएनजी कितने में लिया था पर यूनिट सर? आपने कितने में लिया? नहीं, हमने जितने में लिया, इन्होंने जितने में लिया, फैसले कुछ भी नहीं हुए। मैं शाहिद खान अब्बासी साहब से वो सिर्फ करप्शन करते थे सर। तो उन्होंने कतर का आपने कितना महंगा लिया? किस सन में लिया? आपने डिले क्यों किया? आपके वजीर ने माना। उन्होंने, मेरा आपसे एक सवाल है कि शाहिद खान अब्बासी ने किस सन में लिया था और हमने किस सन में लिया? सर आप जवाब दें। कहने के हालात बेहतर हैं, जबरदस्त हालात हैं, आप बिलावजह तनकीद करें। हुकूमत टाइम पूरा करेगी, बेहतर पॉलिसी है, खान साहब की हुकूमत बेहतर परफॉर्मेंस करे। देखिए, हमारे पहले दिन से हमारी ख्वाहिश यही थी कि जो भी हुकूमत आए वो अपना टेन्योर पूरा करे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि हर डेमोक्रेसी तरीके से जो भी हुकूमत आए वो अपना टेन्योर पूरा करे। इस हुकूमत के साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पहले हमने बताया कौम को, और कौम ने खुद देखा कि धांधली करके और बड़े तरीकों से हुकूमत किसी और को दे दी गई, अपने पसंद के लोग लाके बैठा दिए गए। उसके बाद 2.5 साल उन्होंने डिलीवर नहीं किया। मैंने शहजाद साहब से एक सवाल पूछा, बड़ा मासूमाना सवाल था, कि कौम को जो गरीब आदमी 15-20 हजार रुपए तनख्वाह वाला है, उसको डैम बनने से इस वक्त 2.5 साल का क्या फायदा मिला? जब तक उसको शेल्टर होम, अगर तो 2.5 साल बाद मिलेगा भी, तो वो चूल्हा किधर से जलाएगा? उसके तो पैसे उसके पास किसको मिल रही है? इनके वजीर कहते हैं अभी हालात खराब हैं, एक रोटी से बंदोबस्त कर लें। सर ये कोई बातें हैं? ये कोई बातें हैं? सर एक स्टेटमेंट है तो आप बता दें, 250 स्टेटमेंट्स हैं, 250 स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट। और एक और चीज आप बताएं कि एक प्रोजेक्ट जिससे कौम को फायदा मिला। एहसास प्रोग्राम देखिए, एहसास प्रोग्राम किसका था? एहसास प्रोग्राम किसका था? देखिए प्लीज, दो चीजों को मिक्स ना करें। प्रोजेक्ट्स हैं आपके, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है, बहुत शुरू वही था। एहसास कफालत, न्यूट्रिशन, एहसास लोन्स, इसमें 50 प्रोजेक्ट्स हैं। कौन सा ये प्रोजेक्ट है सर? आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक ही था कि पैसे लो। और हमारा सबसे बड़ी बात ये है, आपने भी कंटिन्यू किया था, हमने कंटिन्यू किया था, और हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ब्रेक के टाइम, ब्रेक के बाद आता मुका था, इसके ऊपर ब्रेक लेता हूं, मुका था या नहीं था, ब्रेक के बाद आते हैं, इसी को यहीं से बढ़ाते हैं। कुरैशी साहब ने बड़ा एक जुमला कह दिया, मुका था, मुके पर आते हैं। हाँ सर, मुका है आप लोगों का आपस में कह रहे। इमरान खान जब अब 2013 में धरना देने निकले थे तो बहुत सारी सियासी जमातों को अपने साथ बोर्ड पे लिया था, और
उस टाइम की भी MQM थी, वो भी उनके साथ मिल गई थी। जो आप कराची के बहुत बड़े एंकर हैं, जहरा आपा का कत्ल हुआ था। हाँ, क्या कहा था किसने कत्ल किया था, इन्हीं ने बताया था, हमें तो नहीं पता था। तो मुकमका तो सियासत के अंदर चलता है। ऑपोजिशन जब इकट्ठी होती है, अगर यही आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, काफिले के लिए क्या कहते थे वो छोड़े, वो जो भी कहते थे, बात ये है कि अगर आज पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत होती और PTI इस तरफ होती और पीपल्स पार्टी उस तरीके से आई होती, या नून लीग इस तरीके से आई होती जिस तरीके से हमें लगता है कि ये लोग आए हैं, तो क्या ये लोग नहीं मिलते? क्या ये, अगर पीपल्स पार्टी हमारे इनकी तरह आके बिठा दी जाती तो ये हमारे साथ PDM का हिस्सा ना होते? सियासत है, डेमोक्रेसी है, इसमें मुकमका तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुकमका होता है। सबने अपने अपने प्लेटफॉर्म से जाके इलेक्शन लड़ने हैं, सबने अपने अपनी काम करने हैं। किसी ने एक ही जमात तो हमारी इवेंचुअली हो नहीं जानी, सब अलग हैं। सेनेट के अंदर भी हम मुशावरत करेंगे, बैठेंगे, हर चीज साथ करेंगे, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो कहेंगे कि जी आप अपना बंदा नहीं लगाएं, हम अपना बंदा नहीं लगाएं। पहले तो आप कह रहे थे ना सेनेट जाएंगे ना बाय इलेक्शन जाएंगे, पीपल्स पार्टी की वजह से प्रेशर आया। हमने तो पीपल्स पार्टी कह रहे थे हम जा रहे हैं वापस, हमने जो सेनेट का कहा था कि हम नहीं जाएंगे, वो हमने उस वक्त का कहा था जब असल सेनेट के इलेक्शंस का जो वक्त था वो जिस वक्त में होने थे। इन्हीं की डिमांड थी कि सेनेट पहले करा दिया जाए, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जब इन्होंने फैसला चेंज किया। पार्टी का प्रेशर था, पीपल्स पार्टी का प्रेशर की बात नहीं है ना। देखिए, उनका स्टेक है, उनका एक सिंध के अंदर बड़ा स्टेक है, और उनका बिल्कुल राइट बनता है, कोई अगर वो फैसला लेना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल राइट बनता है कि वो PDM के प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने तासुरात सामने रखें कि जी हमारी स्टेक है, हम सिंध में गवर्नमेंट कर रहे हैं। आप देखें, PDM के अंदर तो आप हैं, आपका भी जाती एजेंडा, जाती बयानिया, उनका भी जाती एजेंडा, जाती बयानिया, मौलाना का भी जाती एजेंडा, जाती बयानिया, बिल्कुल हर किसी का अलग है, बिल्कुल ऐसी है। अवामी एजेंडा नहीं है। अवामी एजेंडा सबके अवामी मसले ही सुन के एजेंडा बनाते हैं ना, या घर में सोते सोते अपने लिए एजेंडा तो नहीं बना रहे। नहीं, जो आपका बयानिया वो पीपल्स पार्टी का बयानिया तो नहीं है। बयानिया वही है। देखिए, मेरी बात सुने, बयानिया सियासत के अंदर उनका सियासी शऊर अलग हो सकता है, हमारा सियासी शऊर अलग हो सकता है, मगर हमारा जो इस टाइम पे मौकफ है वो कौम के लिए है। जो महंगाई है, जो PDM के अंदर रश ये कह रहे हैं कि हवा निकल गई है, हमें तो जो आप एंकर हैं, आप किसी दिन आए, आप मेरा ख्याल कि लाहौर का जलसा बड़ा अच्छा नहीं हुआ था सर, जो मीडिया के ऊपर प्रेशर था। वाकई वसीम बदामी साहब वहां मौजूद थे, उनकी बेचारी DSNG वापस बुला ली गई थी, वो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। मेरे मोबाइल में तस्वीर है, मैं आपको शो कर सकता हूँ, वीडियोज हैं, आपको क्या प्रेशर था? वाकई प्रेशर था, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल था। आपकी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। कह रहे हैं कि नहीं, हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही प्रोग्राम है, अवामी मसाइल, मुल्की मसाइल, मुल्क का मसला, अवाम का मसला लेके हम बाहर निकलें, इस गवर्नमेंट को घर भेजेंगे, दमादम मस्कल अंदर होगा, 21 में ये हुकूमत घर जाएगी। देखिए, जब इन्होंने इस्तीफे मांगे थे तो मुझे हंसी आ रही थी कि जरदारी साहब ने, और स्पेशली बिलावल जरदारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। मैंने कहा वाह यार, क्या दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं कि इस्तीफे दे दो 31 तारीख तक, वरना हम दे देंगे। तो हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह, आप इस्तीफे दें, हम उस जगह से इलेक्शन लड़ेंगे, हमें आवाम पे एतबार है, इंशाअल्लाह हम उन्हीं सीट से वापस जीतेंगे। आपने कहा एजेंडा, सबको पता है इनका एजेंडा क्या है, क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये कल तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कशी करते थे, 88 और 90 के इलेक्शन में इनका किरदार नून लीग का सबको नहीं पता। नवाज शरीफ ने क्या क्या आपने कातिल अपनी पार्टी में डाले। अब देखें, ये बात कर रहे थे, मुझे बात आता हूं। इसी तरह आज ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मजार पे जाके बैठ के, ये क्या है, सब ड्रामेबाजी है ना, क्या है ये, इक्तदार की जंग है, इनको अभी बेसिकली मजा। सर, मैं टेलीफोन लाइन पे ले लूं, 2 मिनट में आता हूं। मोहम्मद इस्माइल राहू साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एग्रीकल्चर के सूबाई वजीर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में सर। थैंक यू सर। खान साहब आज गए कोयटा, शुहदा से मिले, उन्होंने तसल्ली दी और उनसे मुलाकात भी की। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर मोहम्मद इस्माइल राहू साहब? मीर साहब, थैंक यू, शुक्रिया। देखिए, मैं जो कुछ भी कहूं, लेकिन इस पे तो पूरी कौम कर रही है, पूरा मुल्क कह रहा है, पूरे तमाम चैनल्स कह रहे हैं, तमाम मीडिया कह रहा है। इस हुकूमत ने इस सिलसिले में जितनी बेसी दिखाई है और इतनी ज्यादती की है, मैं समझता हूँ उसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं मिलती। तो इस तरीके से उस सारे मामलात को डील किया गया, और जिस तरीके से इनके वफाकी वज़रा ने जाके जो वहाँ बातचीत की और जो तरीका अपनाया, और जिस तरीके से
उनके साथ लवाहिकीन के साथ जो अपने प्यारों की लाशें रख के बैठे हुए थे, उनके साथ जो मुकालमा उन्होंने किया, फिर उसके बाद वजीर आज़म साहब के जो बयानात थे और जो उसके ट्वीट्स थे, और उनको ब्लैकमेलर तक कह दिया गया जो धरना दे के बैठे हुए थे अपने प्यारों के लिए। उनकी क्या डिमांड थी? उनको पता था कि वजीर आज़म साहब आएंगे, इमरान खान साहब आएंगे तो जो भी आके वायदे इकरार करेंगे, तो कौन सा उन्होंने जो पूरी कौम के साथ वायदे इकरार किए हुए, जो डंके की चोट पे उसने ऐलानात किए थे, जो वायदे किए थे, जो इकरारात किए थे, जो कमिटमेंट्स की थी, जो उसने प्रोग्राम किया था, वो पूरा क्या है जो इनके साथ आके पूरा करेगी। लेकिन आते उनके सर पे हाथ रखते, उनके सर पे शफकत का हाथ रखते, तो मैं समझता हूँ जो बहुत अच्छा होता। लेकिन बहुत बुरा हुआ जो कुछ इस वफा की हुकूमत ने किया। उसकी मिसाल पाकिस्तान की इतनी बेसी की मैं समझता हूं कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती जो इन्होंने किया है। सर, ब्लैकमेलिंग के लिए खान साहब ने वहां उनको कहा कि मैंने ब्लैकमेलिंग पीडीएम की कयादत के लिए कहा है। खान साहब ने उनको ये क्लियर कहा कि मैंने आप लोगों के लिए ये चीज नहीं की। क्या कहेंगे? अब जो भी बात कर लें, जो भी वजाहत कर लें, वो उनकी मर्जी है, जो भी वो अब कहें। लेकिन ये तो दुनिया ने समझ लिया उस वक्त वो किन को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किस सिनारियो को, किस सिलसिले में वो बात कही जा रही थी। मैं समझता हूं कि ये अल्फाज कहने किसी के लिए भी कहने नहीं चाहिए थे। वो धरना दे के बैठे हुए थे, जो लवाहिकीन थे, जो वर्षा थे, वो बेचारे अपने प्यारों की लाशें रख के बैठे हुए थे। उनका डिमांड थी। ये क्या किसी पीडीएम वाले की डिमांड थी? ये किसी की सियासी पार्टी की जब डिमांड थी, मुतालबा था, तलब थी कि वजीर आज़म साहब आए? मैं तो समझता हूं कि ये तो उन्होंने बहुत ही कम बात की थी, बहुत ही कम, वजीर आज़म साहब आ जाए। तो ये तो उन्होंने कोई बात उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि वजीर आज़म साहब आके ये करें, ये करें, ये करें, वो करें। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने फकत एक बात की थी, सिंपल सादी बात की थी कि वजीर आज़म साहब आए, हमारे सर पे शफकत का हाथ रखें, हमें आफत दें, बस बात खत्म। सर बात को उन्होंने जिस तरीके से बयान किया, जो ट्वीट में स्टेटमेंट दी गई, वो तो क्लियर थी कि उनके लिए कहा गया था कि किसी वजीर आज़म को इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। उसमें था कि उसके पीछे कोई और अनासर जो काम कर रहे हैं, या किसी और के लिए कहा, कोई पीडीएम का लफ्ज था, किसी सियासी अनासर के लिए या किसी के लिए, सीधी बात थी। लेकिन इनको होश बाद में आता है ना, जैसे हर बात में इमरान खान और उसकी पूरी टीम को होश बाद में आता है, फिर समझते हैं बात करके, फिर जो यूटर्न लेते हैं वो तो अब लेना ही है ना यूटर्न। तो ये तो इनका मंशूर है, ये तो दस्तूर है, ये तो आईन है इनका। इसके अलावा और क्या करना है इन्हें? फकत यूटर्न ही लेना है, वो उन्होंने लिया। ये तो कहने बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट चल रही है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बेहतर जा रहे हैं, आपकी पीडीएम नाकाम गई, इनका सबसे बड़ा दावा ये है सर। हेलो, हाँ सर, देखें, मैं समझता हूं कि पीडीएम की नाकामी और कामयाबी का फैसला तो तारीख करेगी। पाकिस्तान के अवाम को करना है ना पीडीएम को करना है, न इनके जो बोलड़िए बैठे होते हैं, तोते जो बोलते हैं, जिनको एक रटा लगाया हुआ था, सुबह जाके सब हुकूमतें काम करती हैं, हुकूमतें अपनी प्रायोरिटीज, गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है, काम कैसे करना है, लोगों को डिलीवर क्या करना है, उस पर इजलास होते हैं, उस पर मीटिंग्स होती है, उस पर कॉन्फ्रेंसें होती हैं। इनकी अगर कोई खान साहब कॉन्फ्रेंस करते भी हैं, कोई बुलाते भी हैं, तो इस पे जाके इनको जो उनके हैं खास तौर पर जो मशीरान रखे हुए, जो एक पूरी इनकी फौज बनाई हुई है, एक लश्कर जो बनाया हुआ है, जिनका काम ही ये है कि और कोई काम नहीं करना है, बस अपोजिशन पे और पीडीएम पे बात करनी है। तो देखिए, बात सीधी है कि पीडीएम जो स्लोगन लेके निकला है, जो नारा लेके लगाया है उन्होंने, जो बात लेके निकली है, वो पाकिस्तान के अवाम की बात है। सही, वो पाकिस्तान के लोगों की बात है, पाकिस्तान के लोगों की दिल की बात है। और अब ये बात अजीब सी करते हैं जी, मतलब उस पर शाहजहां बजाते हैं कि जी इस्तीफे नहीं है। अरे भाई, इस्तीफे कब? उन्होंने पीडीएम ने जो बात कही थी, जो पॉलिसी बना था, अगर किसी इंडिविजुअल, मैं कुछ भी अपने तौर पर कोई बात कर रहा हूं तो वो अलग हो गई, लेकिन पीडीएम तो पीडीएम है, उसमें तमाम पार्टी जो उसके कंपोनेंट्स, पॉलिटिकल कंपोनेंट्स हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, वो बैठ के फैसले जो करेंगी, अमल तो उन पे होगा ना। उसमें क्या फैसला हुआ था? ये फैसला हुआ था ना कि जी 31 दिसंबर से पहले तमाम जो उनके मेंबरान हैं वो अपने अपने कायदीन के पास इस्तीफे जमा कर दें। सही, वहां आगे कब देने हैं, नहीं देने हैं, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हम कब देते हैं ये तो पीडीएम को फैसला करना है ना।
फिर बात नुक्ता एक ही था पीडीएम का कि जी इमरान खान को घर भेजना है। अब ये पाकिस्तान की आवाम से अब ये महंगाई और ये नाअहली बर्दाश्त नहीं हो सकती, और उसके लिए ये तमाम पार्टियां इत्तेफाक राय से एक ही नुक्ते पे वो मुत्तफिक है। इस्माइल साहब, आप एक देखें, कोई एक पार्टी भी इस बात से पीछे हटी हो कि नहीं जी अबरी खान साहब वेलकम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, किसी ने कोई ऐसी बात की है, किसी ने कोई पीडीएम में कोई ऐसी बात की है। देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये होती है, और जब मूवमेंट्स चलती हैं तो कई फैसले ऐसे होते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं, कई आप ऐसे इकदाम तय करते हैं जो आगे चल के अमली तौर पर फिर आपको वो आप नहीं अपनाते, दूसरी कई नई चीजें ले आते हैं। आप पुराने फैसले आप रिव्यू करेंगे ना, जब आप हालत जंग में हो, जब आप जदोजहद में हो, जब आप एजिटेशन में हो, जब आप तहरीक में हो, तो उसमें आपको अपने हर एक इक़दाम के बाद बैठ के सोचना है कि आया अगला हमारा कदम क्या होगा। हमने जो आप पीछे किया, अब उसके नतायज को देखते हुए, उसके असर को देखते हुए, उनके असरात को असेस करते हुए, उनका इदराक करते हुए फिर आगे की हिकमत अमली होती है। हम कई चीजें हो सकता है पीडीएम ने जो फैसले किए हो उन पे अमल न करे, उनको साइड पे रख दे और दूसरे नई चीजें फैसला करे, नई हिकमत अमली हो, नई जदोजहद के नई तरीके और नए तुर्ज हो। ये तो हालतें जब जंगें होती हैं, जब स्ट्रगल्स होती हैं, जब मूवमेंट्स होती हैं, जब एजिटेशन होती हैं, जो जिन लोगों ने की होगी उनको पता होगा। इन बेचारों को क्या पता, इन बेचारों ने कभी कोई मूवमेंट चलाई हो, कभी एजिटेशन चलाई हो। ये तो बेचारे आ गए हैं, बेचारे सिलेक्ट होके। ये भी उन सिलेक्टर्स की मेहरबानी है कि इन पे पर्दा डाल दिया, इनका बेल आउट कराया है सारे सानिया में, वरना ये तो नायल जाके जो और काम खराब कर, जो भी जाता था और बदतर करके आता था। वो जबानें वहां जो इस्तेमाल करते थे इस धरने में जाके उन बेचारे बुरसा के साथ उन लवाइकीन के साथ जिस किस्म की बड़ी मेहरबानी सर, वो तो बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी इस्माइल हाउस, और आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टेलीफोन लाइन पे दिया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने नहीं, लेकिन मेरा तो एक सवाल है सूबाई मिनिस्टर साहब से कि सवाल है 12-13 सालों के अंदर जो कराची शहर का सिंध का हाल किया है, रिजाइन तो इनको करना चाहिए। और ये हालत जंग में नहीं है, ये हालत करप्शन में है। जितनी करप्शन इन्होंने मिलके नोचा है इस पाकिस्तान को, जितना जुल्म इस पाकिस्तान पे किया है, ये कौम इनको कभी माफ नहीं करेगी। और इंशाल्लाह 2023 के वाले इलेक्शन में देखिएगा, उस वक्त मैं इनसे पूछूंगा ये हालात जंग में या हालात करप्शन में। इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी आपकी एहसन साहब, आपकी बड़ा मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, जमहूरियत हो, सिस्टम हो, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने, पीडीएम का फैसला तारीख करेगी और अवाम करेगी फैसला। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।